नमस्कार। उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है उन इंजीनियर्स के लिए जिनकी रिक्रूटमेंट 2021 की पहल CSEB की आ चुकी है। मतलब हम आज बात करेंगे इस लेवल पर CSEB रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की। इन विषय पर काफ़ी चर्चा होती है। लोगों का कहना है कि कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, सब्जेक्ट्स क्या होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी दिनों से उनका टेक्निकल जो एंगल है वो छूट चुका है और वो नॉन टेक्निकल की तैयारियों में लगे हुए थे। अब वापस कैसे अपने आप को रीगेन करें, उस कंसेप्ट के साथ जोड़ पाएँ जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो बेसिक बात ये है कि आराम से कूल माइंड से इस पूरी वीडियो को देखिए, शायद आपकी कुछ समस्या का हल आपको मिल जाए और एक दिशा मिल जाए आपकी पढ़ाई को। आइए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। कहानी शुरू करेंगे हम कि भाई आपको मालूम है कि CSEB रिक्रूटमेंट में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वो 340 के आसपास डिसाइडेड है। हालांकि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के कितने पोस्ट होंगे, लेकिन जैसा हर बार होता आया है इलेक्ट्रिकल की पोस्ट ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें दूसरे ब्रांच की, तो मैकेनिकल और सिविल की अपेक्षा। तो मान लेते हैं कि 200 पोस्ट के आसपास, 200 पोस्ट के आसपास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होगा। ये पूरा लेक्चर दरअसल मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बनाया हुआ है जिनके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है। इन द सेंस जूनियर इंजीनियर के लिए तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए BE मांगता है, BTech मांगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अगर मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उनके काम की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इतने पोस्ट्स के लिए फाइट बनती है दोस्तों, ये बहुत होता है। 200 पोस्ट के लिए अगर फाइट करना हो आपको तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है हर 2 साल 3 साल में आती है, तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं इसमें। अब एक समस्या ये रहती है लोगों को कि आखिर इसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। तो मैं छोटी सी बातचीत यहीं आपके सामने कर लेता हूं कि इस पूरे सब्जेक्ट में, मतलब जो पेपर आपका होगा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें 100 नंबर के पेपर होंगे। मतलब 100 नंबर का जो पेपर है वो होगा। और कैसे होगा? तो सर 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में ये डिवाइडेड है। मेरा कहने का ये मतलब है कि 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे, तो इसका वेटेज आप समझ पाएंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपकी BE और आपकी BTech से रिलेटेड है या डिप्लोमा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, उनसे आपको MCQs मिलेंगे 80। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं वो 80 मिलेंगे। तो बाकी के 20 क्वेश्चंस कौन से हैं? तो समझे GS और रीजनिंग का पोर्शन मिलाकर ये कवर करता है 20 मार्क्स। इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, दिमाग में रखिएगा। तो मेजर पार्ट यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट का है। नॉन टेक सब्जेक्ट भी हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, तो फोकस आपको ज्यादा फोकस करना है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे। 80 मार्क्स हैं, उस पे माइनस मार्किंग भी होती है। तो इसका मतलब कि तैयारी सॉलिड करनी होगी, हमें कॉन्क्रीट वे में चलना होगा हमें। तो खैर ये तो पैटर्न की बात है कि भाई 80 और 20 क्वेश्चन का ये पैटर्न इस तरीके से आपको एग्जाम में दिखाई देगा। समस्या ये आई लोगों के सामने कि भाई सिलेबस क्या होगा सर। कई बार पूरा सिलेबस प्री डिफाइंड नहीं होता है, तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं कि किस सब्जेक्ट को किस लेवल तक लेकर चलें, किस टॉपिक को लें, किस टॉपिक को ना लें, और क्या ये गेट लेवल तक क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। ऐसा सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। मैं पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद भी और कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। मैं इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। आप कंफर्टेबल हो जाएं इन सब्जेक्ट्स के साथ, ताकि क्या पढ़ना है आपके दिमाग में एक खाका बन जाए, एक स्लॉट बन जाए, तो फिर आप शायद एक अच्छे लेवल पे चल पाएंगे। तो जैसे सब्जेक्ट मैंने लिखा बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स। अब ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स का मतलब है जो फर्स्ट ईयर में
पढ़ते हैं लोग, BEE पहले हुआ करता था नाम, ट्रिपल ई हुआ, तो वो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसकी जैन एंड जैन बुक पढ़ते हैं आप, और भी कई सारी किताबें, थेरेजा पढ़ते हैं आप, सिंगारे की बुक पढ़ते हैं, ये सारी बुक्स हैं जो आप बी लेवल पे पढ़ के आते हैं। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, हालांकि इसमें पढ़ने वही हैं आपको कि बेसिक डीसी सर्किट, खास तौर पर जिसमें आपको रेजिस्टेंस से डील करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमें बेसिक मतलब केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से शुरू करनी है बातचीत, साथ में लेकर चलेंगे किरचॉफ करंट लॉ, इन पे ही बेस्ड कुछ और कंसेप्ट्स आएंगे, जैसे थ्योरम पे बात करेंगे, जिस पे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे, या जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई कर रखी है और टच में है उनके लिए बहुत आसान होगा। थ्योनिन्स थ्योरम अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से नॉर्टन्स थ्योरम, इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक है, ये प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं दरअसल, तो इन पे तो क्वेश्चन बनते हैं सरकार, इसे आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और भी कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे एसी सर्किट की बात कर लो। एसी सर्किट की जब आप बात करेंगे तो इसमें दो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नाम है इंडक्टर जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटर जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बातचीत पूरी यही रहेगी, केवीएल थेवेनिन कैसे अप्लाई किया जाता है एसी सर्किट्स पर, इस पर बातचीत होगी। एसी सर्किट की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, इनफैक्ट आपको इक्वेशन पे भी चलना होता है। जी हां, आपको इक्वेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी प्लस 20 साइन 20 टी, इस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे, उन्हें आपको जो फाइनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन बातों पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ा हुआ है वो पूरा यहाँ पे अप्लाई होता है। हालांकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कम सिग्निफिकेंट है, उन्हें छोड़ना होगा। ये सब हम, और बीच में कभी बातचीत आपसे होगी तो हम जरूर इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एक खाका बन सके आपके दिमाग में कि क्या पढ़ना है। अब दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है, अगर ये पूरी तरह से आपके दिमाग में है तो फिर दो सब्जेक्ट और हैं जो आपके आसान हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं सारे सब्जेक्ट्स की, तो डिपेंडेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो बेसिक जो बेंचमार्क क्वेश्चंस है ना, वो रिलेट करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, जैसे आप BEE भी कहा करते हैं। तो ये जो दूसरा सब्जेक्ट मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, सर्किट और नेटवर्क, याद आ रहा होगा, ये वही सर्किट है जो आपको ट्रांजिएंट में बहुत परेशान करता है, और ये वही नेटवर्क है जो आपको टू पोर्ट नेटवर्क में बहुत परेशान करता है। वल्केनबर्ग की आपने किताब पढ़ रखी होगी, चक्रवर्ती की किताब पढ़ रखी होगी आपने, कई सारी किताबें। तो ये एसी जो सर्किट्स है उस पर भी बातचीत होगी हमारी, सर्किट नेटवर्क पे आपको ध्यान रखना होगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, जैसे ग्राफिकल जो टोपोलॉजी है उस पर बातचीत होगी, जैसे थ्योरम पे बात होगी। जब एसी थ्योरम की बात आती है तब भी हम थोड़े से परेशान होते हैं, जब कभी कपल्ड सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट की बात होती है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होने वाले हैं। मतलब ये सर्किट जो आपने पढ़ रखा है, जो 5 यूनिट्स आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। नेटवर्क सिंथेसिस का सवाल आप नेटवर्क सब्जेक्ट में लास्ट में लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक ओवरव्यू ज़रूर ले लें उसका। बाकी नेटवर्क पे टू पोर्ट नेटवर्क और ये जो सर्किट में ट्रांजिएंट, ये बेसिक हिस्सा है जिस पे बिल्कुल फोकस रखना है, क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी टॉपिक्स छोड़ने हैं, लेकिन शुरुआत जब आप करें, आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए ज़्यादा है ना, कि उन्हें शुरू कैसे करना है तैयारी, क्योंकि कुछ लोग पास आउट हुए हैं, कुछ लोग छोड़ चुके थे टेक्निकल, वो जुड़ने वाले हैं, तो उन सब के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तीसरा एक मेजर सब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मशीन। ये तो क्योंकि CSEB का फेवरेट ये सिलेबस है, इसमें आना ही आना है क्वेश्चन, इसमें छूटेगा ही नहीं। मशीन में आपको ट्रांसफार्मर से शुरू करनी है, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, DC मशीन, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के साथ मतलब सिंक्रोनस अल्टरनेटर और मोटर, दोनों की बातें करनी है।
तो इस तरीके से ये मशीन में पूरी बातचीत होगी। आपको ध्यान आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता चलता हूँ। इंडक्शन मशीन में पिछले साल के पेपर से अगर देखेंगे तो स्लिप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंक्रोनस अल्टरनेटर से पोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपकी वीडियो आगे चलेगी तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कुछ ला रखे हैं आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि किस सब्जेक्ट को किस लेवल तक लेकर जाना है। हालांकि मैंने आज थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन आपके शुरू करने के लिए एक आइडिया जरूर मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। तो ये एसी और डीसी मशीन, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब जाके चीजें कवर होंगी। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि ये 3 सब्जेक्ट जो आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, ये करीब 30 नंबर कवर करेंगे। आप समझिए इस डेटा को, क्योंकि मेरा ये कहना है कि इन दोनों शुरू के दोनों अगर आपके क्लियर हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होगा आपका जिसपे वेव फॉर्म्स की बात करते हैं। थायरिस्टर याद करिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वही सब्जेक्ट है जिसमें आप थायरिस्टर, मॉसफेट की जो एप्लीकेशंस है वो पढ़ते हैं, ट्रिगरिंग मेथड्स पढ़ते हैं। याद करिए, ये वही चीजें हैं जिसमें आप रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं, थायरेक्टर, रेक्टिफायर्स, उसके वेव फॉर्म्स पढ़ते हैं। जी हाँ, तो ये सारी बातें इनसे रिलेट करेंगी, तो शुरुआत यहीं से करना ठीक होगा, ये मेरा ख्याल है आपके लिए। मशीन पे बहुत डिटेल चर्चा हो सकती है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो है ना। आपको लग रहा होगा कि ये सारे कैसे कवर होंगे, लेकिन दोस्तों अगर धीरे से स्ट्रेटेजी के साथ सही समय पर काम करें तो ये कोर्स करीब करीब 100 डेज में आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। और परेशानी आएगी तो उड़ान IAS एकेडमी आपके लिए हमेशा स्टैंड लेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट है, इनफैक्ट ये हमारा ही सब्जेक्ट है। इसके एप्लीकेशंस कुछ हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आखिर इसमें पढ़ना क्या है सर, हमें आपके लिए पढ़ना क्या होगा इसमें, ये आपकी बातचीत यहाँ पे आनी चाहिए। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली हमें जो पढ़ना होगा वो एक सब्जेक्ट है, नाम क्या है उसका। जैसे हम डायोड की बात करते हैं तो सिर्फ डायोड सर्किट से नहीं पढ़नी है, इसमें डायोड के सारे एप्लीकेशंस, रेक्टिफायर से लेकर ऑसिलेट, जो भी जितने भी सर्किट उससे बनते हैं। रेक्टिफायर तो बहुत बेसिक सर्किट है। फिर कई बार ऑप एम्प के साथ, ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ डायोड को जोड़ कर देता है। कई बार ट्रांजिस्टर, डायोड और ऑप एम्प का क्वेश्चन एक साथ देगा। हालांकि ये लेवल AE के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ज्यादा कारगर होगा, लेकिन आप उस लेवल तक चलें, पिछले साल के पेपर्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा तैयार रखना पड़ेगा अपना माइंडसेट। डायोड पे चर्चा होगी, ट्रांजिस्टर पे चर्चा होगी, PNP, NPN ट्रांजिस्टर्स पे होगी, उनके एप्लीकेशंस। जैसे ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर में कुछ चीजें जुड़ती हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर के एप्लीकेशंस जुड़ेंगे साथ में, तो ये एसोसिएट होकर जो भी सर्किट्स बनेंगी, खासतौर पर प्रैक्टिकल सर्किट्स, उन पे बातचीत ज्यादा होगी, ध्यान रखेंगे इस बात का। एनालॉग सर्किट पे जब बात करेंगे तो दरअसल इससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी बातचीत आपकी लगभग, ये बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर हम बातचीत करेंगे तो एनालॉग सर्किट्स पे बात होगी। हालांकि दोनों सब्जेक्ट्स अगर देखोगे तो कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ बातें अपनी स्पेशलिटी के साथ हर सब्जेक्ट रखता है, वो ठीक है, मगर हाँ, अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट क्लियर हैं तो एनालॉग थोड़ा आसान हो जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह का फेवरेट टॉपिक बन गया था, पिछली बार इससे सवाल आ गए, इससे बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन आए, A+B⁻, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा मतलब कि और एंड नॉट गेट्स वगैरह के जो क्वेश्चन को जो लॉजिकल अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन बनाकर जो देता है वो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो वो क्वेश्चन हो गया, एक दूसरा के मैप से क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQs बनते हैं, आपने देखे होंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कई बार बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन, जैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरह के सवाल भी बनेंगे। तो थोड़े कुछ क्वेश्चंस, लेकिन AE लेवल पे जब आप पहुंचते हैं ना असिस्टेंट इंजीनियर पे, तो वहां फ्लिप फ्लॉप से फेवरेट क्वेश्चंस पूछ लेता है। JK फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, ये सारे पूछता है। कौन से एप्लीकेशंस में पिछली बार पूछ लिया था, BCD जो डिकोडर है वो किससे बनाया जाता है, ये पूछ लिया, सर्किट पूछ लिया, BCD कन्वर्टर। अब आपको JK या SR पता हो क्या है, तब आप आसानी से डिजाइन कर पाएंगे, वो पूछ लिया। तो इस तरह के सवालों के लिए तैयार करना है अपने आप को।
इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ये अपने आप में बहुत सुंदर सा एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो मेजरमेंट में बेसिकली एरर्स से आपको शुरू करनी है। रेजिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो उस पर एरर के क्वेश्चन आते हैं, कितने परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, यहां से शुरू करना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो पावर से रिलेटेड 1 वाट मीटर, जो वाट मीटर मेथड वगैरह से क्वेश्चंस बनते हैं, 2 वाट मीटर मेथड, यहां से भी सवाल बनते हैं। एलवीडीटी, ये इस तरह के ट्रांसड्यूसर वगैरह से सवाल बनेंगे। सो ओवरऑल 2-3 सवाल तो इनसे बनेंगे सरकार। तो एनालॉग और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट मिला के आराम से 15 से 20 नंबर कवर होता है। तो एक बड़ा हिस्सा यहां से मैं कम्युनिटी बता रहा हूं कि एक कम्युनिटी को आपको कितने लेवल तक लेकर चलना है, सब्जेक्ट की कम्युनिटी को। पावर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इस बात को बेहद तरीके से समझते हैं कि ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कई सारे, जैसे स्विच गियर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस, वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। जो टैरिफ वगैरह आप पढ़ते हैं जो पावर सिस्टम में, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो उन सब को लेकर हमें चलना होगा। कई बार सिंक्रोनस अल्टरनेटर, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, उससे रिलेट करता हुआ डेल्टा वाले क्वेश्चंस, लोड एंगल वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब इसमें कवर होंगे दोस्तों। ये बेसिक बात जो एकदम फंडामेंटल फ्रंट लाइन क्वेश्चंस है, मैं उनकी जानकारी आपको देता चलता हूं। तो ये मतलब बेसिक बात है कि आखिर पढ़ना कहां से, शुरू कहां से करनी है। पावर सिस्टम स्विच गियर प्रोटेक्शन मैंने अलग से लिख दिया है। इसका ये देखो, ये बेसिक रिले सर्किट आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, ये जो यूटिलाइजेशन और मेंटेनेंस है ना, ये अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये पावर सिस्टम से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इनफैक्ट पावर सिस्टम प्लस मशीन, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो ये 2 सब्जेक्ट अगर कवर हो जाते हैं तो यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ये आसानी से आप कवर कर लेंगे। अब बच गए ये सब्जेक्ट्स। सिग्नल सिस्टम, पिछली बार सिग्नल सिस्टम में अति मचाया था ना क्वेश्चन में, इसने बड़ा परेशान किया लोगों को। सिग्नल सिस्टम एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सवाल आएंगे, इससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन इसने परेशान किया लोगों को। और इनफैक्ट कॉन्वोल्यूशन, सैंपलिंग, इस तरह की बातचीत की जो टर्मिनोलॉजी सिर्फ खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी यूज करके क्वेश्चंस बने हैं। सिग्नल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन द सेंस 2 सिग्नल्स को किस तरीके से डील करना है, ये इस तरह के सवाल बने हैं। तो ये आसान नहीं होगा सिग्नल सिस्टम, मैं पहले बता देता हूं आपको। तो अपने कोर सब्जेक्ट को पहले कवर करिए, और सिग्नल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट पे भी आना है, इसे छोड़ना नहीं है। आप अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ये आसान है, बहुत आसान है बहुत। लोगों के मन में डर बैठा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा टफ है। आसान सब्जेक्ट्स हैं, इससे कमांड और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कमांड से ही क्वेश्चंस बनते हैं खास तौर पर। और 1 नंबर मान के चलिए कि माइक्रो प्रोसेसर कैरी करेगा, डेफिनेटली करेगा। अरे सिग्नल सिस्टम्स तो करीब करीब 7 मार्क्स कैरी कर लेता है। समझ रहे हैं बातचीत को? इस तरीके से ये सिलेबस आपका डिजाइन होता है। आपके दिमाग में तुरंत एक बात आई होगी कि क्या हमें कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है? तो अगर मुझसे बातचीत करेंगे तो मैं तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल कहूंगा कि आपको पढ़ लेना चाहिए कंट्रोल सिस्टम। और बेसिक एरियाज कौन से हैं, जैसे RH क्राइटेरिया, राउथ हर्विट्ज जो क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस जब आते हैं, इस सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहने चाहिए। जो आप टोपोलॉजी यूज करते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, वो सारे आएंगे। ब्लॉक डायग्राम से आप ग्राफ बनाना सीखते हैं, वो सारे भी उसके रूल्स, छोटे छोटे रूल्स जो इंटरमीडिएट रूल्स होते हैं, उनसे सवाल बनेंगे। स्टेबिलिटी से डेफिनेटली सवाल बनता है। इसके अलावा आप जो बॉडे प्लॉट और ये जो पढ़ते हैं, बॉडे प्लॉट से स्टेबिलिटी निकालना, तो हो सकता है डायग्राम आपको दे दे और कहे कि इस क्राइटेरिया में कौन सा लाई करता है, स्टेबिलिटी बताइए। इस तरीके के सवाल भी अराइज होते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी कि आपको शुरू कैसे करना है, सब्जेक्ट को कहाँ तक लेकर चलना है, शायद कुछ आइडिया हुआ होगा। अब मैं चाहूंगा थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम डील कर लें तो शायद आपको एक दिशा मिल जाएगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाकर तैयारी करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई तैयारी करने के लिए आपके पास समय अगर देखेंगे तो कम ही है। ऐसा नहीं कि बहुत समय आपको दिया गया है, थोड़ा समय आपको बिताना होगा सब्जेक्ट्स के साथ, वरना मुश्किलें बढ़ती जाएंगी आपकी। ये आप देख पा रहे होंगे, उड़ान IAS एकेडमी आपकी परेशानियों का हल लेकर आपके सामने आया है। 6 अगस्त
हमने स्टार्ट करने की सोची है कि 6 अगस्त को हमारा CSCB का असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की जो क्लास है ये शुरू होगी। 3 दिनों का आपको डेमो होगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे आपको कहाँ तक चलना है हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ आपको रजिस्ट्रेशन ओपन मिलेगा 6 तारीख को। 120 दिनों की स्पेशल क्लासेस होंगी और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। जितना वास्ट सब्जेक्ट है उस हिसाब से चलेंगे, आवर्स भी उसी हिसाब से डिसाइडेड हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने हम रख रहे हैं कि जो हमारे साथ 6 अगस्त से जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए हमारे पास एक है कि जो टेस्ट सीरीज उन्हें अलग से ज्वाइन करनी होती थी, जिसकी कॉस्ट 3,000 to 4,000 होती है, वो हम आपको फ्री में ये प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ टेस्ट सीरीज की आपको चिंता नहीं होगी। 30 जो टेस्ट होंगे वो हमारे साथ आप डील करेंगे। और भी जानकारियां अगर इससे चाहिए तो आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपके बॉटम इस स्क्रीन के बॉटम पर दिया हुआ है नंबर, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टडी है 6 अगस्त से शुरू है। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये क्लासेस चालू हैं, तो खास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस क्लास को 6 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की है कि यह सवाल जेईई के एग्जाम में आया, पिछले 2018 में आया। हाउ मेनी साइकिल्स आर जनरेटेड इन 1 revolution of 6 alternators, 6 pole alternators? There is 6 pole alternator। ये आप अगर थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो समझ पाएंगे कि 6 पोल अल्टरनेटर आखिर है क्या। थोड़ा सा मैं एक पिक्चोरियल डायग्राम आपको समझा देता हूं। भाई, आपको तो ये मालूम ही होगा कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये N पोल है, ये S पोल है, तो पोल किसे कहते हैं ये तो मालूम है, N किसी भी मैग्नेट में होता है। ये NS का क्या मतलब है, N पोल किसे कहते हैं आपके दिमाग में। मैं थोड़ा कंसेप्ट पे लेके चलता हूं आपको, और थोड़ा थोड़ा चीज मैं डील करके आपको वहां तक पहुंचाऊंगा कि हर क्वेश्चन के लिए आपको कहां तक पढ़ना है। जैसे N पोल है, N पोल का मतलब है द पोल विच गिव्स फ्लक्स टू द एयर। जो एयर में फ्लक्स देता है उसे N पोल कहते हैं। जो फ्लक्स एयर में दे रहा है वो पोल कहलाएगा N पोल। ऐसा पोल जो एयर से फ्लक्स रिसीव कर रहा है वो कहलाएगा S पोल। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक, दिमाग में रखिएगा। ये अलग अलग मैंने ड्रॉ किया है, इसका ये मतलब नहीं ये अलग अलग होते हैं, ये जुड़े होते हैं ना। कोई भी मैग्नेट अकेले N पोल या अकेले S पोल के साथ नहीं हो सकता, तो ये जुड़े होते हैं। ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा डायग्राम बनाने में आसानी हो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एयर में तो N2S जा रहा है ये फ्लक्स, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर की बात करोगे तो S2N जाता है, तभी तो एक क्लोज पाथ बनेगा। तो ये N और S पोल है। तो ये जो 6 पोल आपने लिखा, अब इस पे चलते हैं। इसी तरीके के 6 पोल हैं किसी मशीन में, मान लीजिए ऐसे। तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि जब पोल्स क्रिएट होते हैं तो वो अल्टरनेट पोल होते हैं। जैसे N के बाजू में S ही रहेगा दोनों साइड, S के बाजू में N ही रहेगा दोनों साइड, तो अल्टरनेट पोल्स हैं ये। कैसे हैं? अल्टरनेट पोल्स हैं ये। तो सरकार यहां पे एक बातचीत आएगी कि आखिर 6 पोल्स में कैसे बनेंगे। तो मान लीजिए 6 पोल्स का क्या मतलब होता है, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर पे ले चलता हूं। हर पोल अपने साथ एक पोलैरिटी कैरी करता है, करंट की, इंड्यूस्ड करंट की। तो ये मान लो पॉजिटिव साइड पे N पोल एक इंड्यूस्ड EMF दे रहा है, तो S पोल उसके अपोजिट में देगा। और ये कब जनरेट होगा? एक N और एक S जब एक कंडक्टर से पास होंगे तब। इसी तरीके से उसी कंडक्टर पे क्योंकि 6 पोल है तो सब पास होंगे, तो भाई ये दूसरा साइकिल बना, ये तीसरा साइकिल बना, तो कुल मिला के ये N S, तो ये 3 साइकिल्स बनेंगे इसमें, क्योंकि 6 पोल हैं और अल्टरनेट पोल्स होते हैं, इसलिए 6 जो पोल्स हैं 3 साइकिल क्रिएट कर पाएंगे एक रिवॉल्यूशन में। मेरा ख्याल है ये बात पूरी क्लियर है। तो इस तरीके से दिमाग में रखिएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं ना, जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चंस जो बने हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है। सवालों का दायरा ना मशीन में इतना ही नहीं होता,
इसके अलावा भी बहुत सारे दायरे होते हैं, थोड़ा सा डील करते हैं हम सवालों को। अब जैसे यहां से बात कर ले मशीन पे थोड़ा सा, जैसे सवाल, अब ये तो सवाल पूछ चुका है, और भी उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पे थोड़ी चर्चा कर लूं मैं। मान लीजिए आपसे सवाल कहता है कि भाई ये एक पोल है एन पोल, ये एक पोल है एस पोल, और बीच में ये एक रोटेटर है जिस पे कंडक्टर्स दे रखे हैं इस तरीके से। मान लीजिए इसका नाम है 1 और नीचे वाले का मैं लिख देता हूं 1 डैश, ये 2 है और ये 2 डैश, और रोटर को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये डायग्राम देगा आपसे और कहेगा कि भाई ये जो कंडक्टर हैं 1 2 3, ये इनमें कौन से करंट प्रोड्यूस होंगे। तो ऑप्शंस इस तरीके से दिए होते हैं, देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे देगा कि भाई 1 में कोई करंट नहीं, करंट लिखे या ईएमएफ, बात एक ही है। और दूसरे ऑप्शन में दे दे, और दूसरा देगा कि 2 में डॉट बनेगा। अब ये डॉट और क्रॉस क्या है, ये भी एक समस्या आएगी, लेकिन आप समझते होंगे कि डॉट और क्रॉस। तो ऐसे 4 ऑप्शंस यहां पे मेंशन करेंगे अलग अलग। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आखिर ये है क्या, ये पूछ चुका है एक बार एग्जाम में। तो इस सवाल के लिए हमें बेसिक जानकारी तो एक है कि एन से एस पोल की तरफ जो फ्लक्स है वो ट्रेवल होगा, ये बात करेक्ट है। अब ये डॉट और क्रॉस का कंसेप्ट क्या है जरा समझ लें। ऑप्शन में ऐसा ही लिखा होगा, चलो मैं ऑप्शन पूरे लिख देता हूं ना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि 2 में नो ईएमएफ, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं, और 1 में क्रॉस, ऐसे मान लीजिए 2 3 4 ऐसे फ्रेम करेंगे ऑप्शंस। अब ये बातचीत है कि भाई डॉट और क्रॉस आखिर है क्या, करंट को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझिएगा कि जब कभी भी करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे, या ऑब्जर्वर की तरफ आता हुआ दिखाई दे, या बोर्ड से बाहर आता हुआ, आउट ऑफ द बोर्ड दिखाई दे, मतलब आउट ऑफ द बोर्ड मतलब आपकी तरफ, मेरी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ द पेपर। इसे ऐसे भी कहते हैं कि आप भाई आप कॉपी आप ऐसे रखेंगे तो उस पर आपको बाहर आता हुआ करंट दिखेगा, उसे हम डॉट कहते हैं, आउट ऑफ द पेपर। अगर क्वेश्चन आ रहा है करंट तो डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। अब करंट आप ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, या बोर्ड के अंदर ऐसे, तो हम उसे क्रॉस से दर्शाते हैं। तो मैं इसे लिख दूं इनटू द पेपर। थोड़ा ध्यान से इसे नोट करें, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इन्हें जल्दी से हम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। इतनी बातचीत अगर आपकी समझ में आ गई तो एक सिंपल फंडा आपको समझा देते हैं कि क्रॉस और डॉट में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे ये एरो है, मान लो कोई आर्चरी करने वाला इंसान है, उसने हाथ में धनुष रखा है, तीर है, इस तरफ मैं डॉट रख लेता हूं, इस तरफ क्रॉस, यही मतलब है इसका। अगर आप इस तरफ खड़े होंगे और तीर को देखेंगे ध्यान से, एरो को देखेंगे ध्यान से, तो आपको सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा, इसलिए हम डॉट लगाते हैं। मैंने क्या कहा था, आउट ऑफ द पेपर, ऑब्जर्वर की तरफ आता हुआ डॉट। अब उस तरफ भाई आर्चरी करोगे तो धनुष तो यहीं से छोड़ा जाएगा, तो यहां से छोड़ा तो जैसे ही इस तरफ पीछे वाले एंड को देखोगे ना तो क्रॉस दिखाई देता है, क्रॉस। तो अब आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात कि डॉट और क्रॉस कहां से लेना है। मेरा ख्याल है इतनी बात के बाद हम इस सवाल को बनाने की अब स्थिति में हैं। आइए, कहानी यहां से भी शुरू होती है कि क्रॉस और डॉट के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा। ये कौन सा करंट डॉट प्रोड्यूस होगा 1 में या 2 में, या क्रॉस प्रोड्यूस होगा 1 में 2 में, ये पता कैसे चलेगा, क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल वो बताएगा हमें कि आखिर इन जो कंडक्टर है 1 2 1 डैश 2 डैश, इसमें कौन सा टाइप का करंट होगा, डॉट या क्रॉस, कौन बताएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, याद करो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? भाई साहब ये मेरा राइट हैंड रूल है, ये मेरा राइट हैंड है। यहां पे रूल कैसे है, 3 फिंगर यूज करने हैं। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, सारी बातें ना कंसेप्ट से बनेंगे मशीन में।
ये क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जाम में, तो आप तभी डील कर पाएंगे जब कंसेप्ट क्लियर हो। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको जानना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, इसका मतलब है अननोन क्वांटिटी। यस बिल्कुल। तो वो अननोन क्वांटिटी इन 3 फिंगर्स में से किसी एक फिंगर पर हमको रखना है और रूल अप्लाई करना है। जरा ध्यान से समझें। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में ये जो थंब है ये कंडक्टर के मोशन को दिखाता है। कंडक्टर का गति किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताता है। कौन? थंब के बाजू की जो उंगली है जिसे हम 4 फिंगर कहते हैं दोस्तों, 4 फिंगर, ये जो बीच वाली उंगली है, मतलब ये जो अंगूठे के बाजू वाली उंगली है, इसे हम क्या कहते हैं? 4 फिंगर। और ये मिडिल फिंगर है। तो 4 फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बताता है। 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बताएगा और अननोन क्वांटिटी जो बताएगा वो होगा मिडिल फिंगर। वीडियो को पॉज करें, थोड़ा दिमाग में बैठाएं। थंब क्या दर्शाएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर। 4 फिंगर क्या दर्शाएगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और मिडिल फिंगर क्या दर्शाएगा? जो अननोन क्वांटिटी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आओ देखें भला, अप्लाई करते हैं, अपने आप समझ में आएगी बात। मैं इस कंडक्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। कंडक्टर 1 पर अगर मुझे अप्लाई करना हो तो सरकार मेरे पास ना कंडक्टर की डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है। ये पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब कंडक्टर भी क्लॉकवाइज है। मेरे पास फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? ये है, मैंने फ्लक्स का डायरेक्शन रखा। तो अननोन क्वांटिटी को छोड़ के ये तीनों उंगलियां आपकी एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेट करना है। 90 डिग्री में तो 2 चीजों को सेट कर लो, तीसरी अपने आप सेट हो जाएगी। तो जो पता है उसको सेट करते हैं। जैसे थंब मोशन पता है हमको, इसको सेट करना। फ्लक्स पता है हमको, हाँ जी। ये दोनों अगर सेट कर लिया तो जो तीसरा डायरेक्शन है अपने आप पता चल जाएगा। देखो तो कैसे। कंडक्टर नंबर 1 में डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो सरकार मुझे थंब को इस तरफ रखना चाहिए। ठीक, अच्छा चलिए पहले बातचीत हम ना कंडक्टर 2 पे कर लीजिए तो 1 आसानी से समझ में आएगा आपको। कंडक्टर नंबर 2 में अगर आप मोशन देखोगे किसी एक समय पर तो ये नीचे की तरफ होगा। भाई क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो थंब मुझे ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। कंडक्टर 2 की बात कर रहे हैं, ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फ्लक्स देखूं तो ऐसे है, लेफ्ट से राइट। तो कुल मिला के ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ऐसे कैसे प्लेस किया जाए इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो मेरे समझ में एक चीज आई कि सर मैं अगर ऐसे प्लेस करूंगा तो काम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो मैं कैसे प्लेस कर रहा हूं, ऐसे। तो जो मिडिल फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये आपको आउट ऑफ द पेपर दिखा रहा है करंट, आउट ऑफ द पेपर आपकी तरफ, इसीलिए हम इसे डॉट रख रहे हैं। अब बात आपकी समझ में शायद आई। चलो थोड़ा सा, जिस समय ये नीचे आ रहा है उस समय ये वाला कंडक्टर तो ऊपर जा रहा होगा। इसका मतलब मुझे मोशन ऐसे रखना पड़ेगा और फ्लक्स ऐसे रखना पड़ेगा और करंट जो है वो इनटू द पेपर, इस वाले के लिए क्या होगा? इनटू द पेपर, मतलब इनटू द पेपर के लिए आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। यहां क्रॉस होगी, यही आंसर है। अब देखें क्या ऐसा कुछ है क्या यहां पे? लेकिन 1 और 1 डैश में आप उंगली प्लेस, थोड़ा पॉज करो और देखो आ रहा है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंडक्टर पे आप अपनी तीनों फिंगर्स को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से प्लेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर रोटेशन का डायरेक्शन और फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। 90 डिग्री पे आप कैसे रखोगे अपनी उंगलियों को? रख ही नहीं सकते, मतलब यहां कोई ईएमएफ नहीं आएगा। इसी तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो 0 डिग्री और फ्लक्स के साथ अगर रोटेशन का डायरेक्शन 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मतलब 1 और 1 डैश में कोई ईएमएफ नहीं। आप राइट हैंड रूल लगा सकते हो किसी कंडक्टर पर तो ही उसमें करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। तो 1 और 1 डैश में तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमें उंगलियां 90 डिग्री पे रखनी है। और आपके पास समस्या ये उठ गई कि कंडक्टर असल में फ्लक्स से 90 बना ही नहीं सकता क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। तो 1 और 1 डैश पे कोई ईएमएफ नहीं, मतलब ये आंसर करेक्ट होना चाहिए।
तो ऐसे सवाल के लिए देखो, अगर आपको कितने सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ रहे हैं तो मशीन इस लेवल पे आपको लेकर चलना पड़ेगा, तब सवाल सॉल्व होंगे। अब इसी क्वेश्चन को वेरिएशन देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तब जाके आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर मैं यहां पे इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लूं, देखना कैसे चेंज होता है सवाल। अगर मैं आपसे ये कह लूं कि सर इस बार जो रोटर है वो नहीं घूम रहा है, इस बार हमने घुमा दिया है पोल को, अब पोल घूम रहे हैं, रोटर ने, ये बीच वाला नहीं घूम रहा है, तब यहां पे कैसे प्रोड्यूस होंगे करंट्स, कैसे प्रोड्यूस होगा? सोच कर देखो, थोड़ा देर पॉज करो 10 सेकंड और देखो कि क्या हो सकता है। होप आपने इसे बना लिया होगा, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब पोल घूम रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मैंने तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में यह कहा था कि मोशन कंडक्टर का चाहिए, पोल का नहीं चाहिए। मैंने पोल नहीं कहा, कंडक्टर का चाहिए। यहां कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? आप कहेंगे सर कंडक्टर मोशन ही नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, कैसे बात कर रहे हैं? सोचें जरा, आप खड़े होते हैं या ट्रेन आपके साइड से निकले तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन इस तरफ जा रही है, या आप उसी भाषा में कह सकते हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं। अपोजिट सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको लगेगा ठीक है आप इस तरफ जा रहे हैं और इधर जो कोई भी खड़ा है वो उस तरफ जा रहा है। अपोजिट, एग्जैक्टली यही आया। तो पोल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप मानेंगे कंडक्टर क्लॉकवाइज घूम रहा है। कमाल की बात हो गई सरकार। अगर ऐसा है तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया ना जो अभी पढ़ के आए हैं, ये तो यही बन गया सरकार। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मशीन। एक्चुअली मैंने आज आपको सिर्फ ये बताना चाहा है कि सब्जेक्ट को किस लेवल पर लेकर चलना है, कहां पे छोड़ देना है। बच्चे बड़े घबरा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, इतना कम टाइम है, हम तो टेक्निकल से थोड़े दूर हो गए हैं। इन सब बातों का कोई मीनिंग नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी सही है तो आप काम कर लेंगे, समय ना गवाएं, अपने काम में लग जाए सरकार, आपको सफलता मिलेगी। हमारी प्रार्थना भी है कि आपको सफलता मिले। ये देख लिया ना, यही क्वेश्चन। मान लीजिए इस सवाल को थोड़ा और चेंज कर लिया, मैं आपके सामने एक वेरिएशन और रख देता हूं। पता नहीं फिर आपसे मुलाकात कब होगी, आपकी पढ़ाई में व्यवधान ना आए, इसलिए मैं एक सवाल आपको इसी तरीके का और लिख देता हूं। आप अपने मन से बनाएंगे इसे, मुझे उम्मीद है बन जाएगा। मान लीजिए SN ऐसा लिखा और कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव कराता है, तब आप क्या कहेंगे कि इन कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं बन रहा है तो इस वीडियो को रिवाइज करिए, देखिए वापस, और फिर आइए इस क्वेश्चन पर। ऐसे सवाल केवल 10 सेकंड में बनते हैं, 10 सेकंड में। और जो सवाल 10-15 सेकंड में बन जाए, उस सवाल को देने में किसी एग्जामिनर को कोई अफसोस नहीं होता। इस बात को समझें। ऐसा सवाल है, मैंने सिर्फ पोल का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। पोल का डायरेक्शन मतलब आपको अब ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो यूज किया आपने, उसकी पोजीशन चेंज करनी होगी। जैसे अब N to S फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है, रोटेशन का डायरेक्शन ये है। मुझे इस कंडक्टर नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में यहां करंट का डायरेक्शन निकालना है। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे? क्रॉस या डॉट से। मान लीजिए मुझे कंडक्टर नंबर 2 पर चल रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर समय में ये कंडक्टर 2 नीचे आ रहा होगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये कंडक्टर नंबर 4 ऊपर जा रहा होगा उसी समय जब 2 नीचे आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 2 में कैसा करंट होगा? भाई साहब फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, तो यहां पे जो 4 फिंगर है हमारी फ्लक्स बताएगी। अब मुझे ये जो डायरेक्शन है मोशन का उसे सेट करना है, तो मैंने ऐसा किया तो सेट हो गया। तो ये जो तीसरी उंगली है हमारी, ये अंदर की तरफ जा रही है। 2 आपने सेट किया, तीसरी अपने आप मिल गई। ये फ्लक्स बता रही है। ये थंब क्या बताएगा? मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। और जो तीसरी मिडिल उंगली है वो क्या बता रही है? करंट। तो मैं ऐसे करता हूं तो करंट अंदर की तरफ मिलता है मुझे, तो मुझे यहां पे कुल मिला के क्रॉस लिख देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। इनटू द पेपर है, इनटू द बोर्ड है। अब आपकी समझ में यहां पे आ गया होगा कि यहां मुझे डॉट लिख देना चाहिए।
अगर आप चाहें तो मोशन, फ्लक्स और ये कंडक्टर का करंट आपकी तरफ, इसलिए हमने डॉट लगाया है। दैट्स इट, सिंपल सा एक मूवमेंट है यहां पे। तो कहानी यहां से आपको मशीन की समझ में आई कि मुझे कितना करना है, एक बात ठीक है ना। थोड़े दूसरे सवाल जो जेई पे आ चुके हैं उस पे चलते हैं, आइए देखें जरा। ये एक सवाल पूछा, देखो कितना इजी है, 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लिया। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू इट। मतलब आरएल जो लोड है उस पर मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होना है, उसके जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना है उसके लिए आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। केवल थ्योरी पता हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा, हाँ ठीक समझ रहे हैं आप भाई। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। बस मतलब कुल मिला के आपको आरटीएच फाइंड आउट करना था, उसी को आप आरएल मान लेंगे। तो आप दरअसल क्या करेंगे, आरएल इस पूरे सर्किट से आरएल को हटाएंगे जैसा आप थेवेनिन्स थ्योरम में करते हैं। तो क्या क्या आपको चेंज करना है, इसे आप ओपन सर्किट करेंगे, इसे आप शॉर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स सारे शॉर्ट हो जाएंगे। उधर ओपन हुआ, आरएल हटा दिया आपने, और यहीं आपको आरटीएच काउंट करना है। तो कुल मिला के ये 3 और 6 ये पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट 2 ओम, और ये 8 के साथ सीरीज में है तो 10 ओम। तो कुल मिला के सरकार 10 ओम आंसर था। ये जेई में आ चुका है पिछले 18 में। एक सवाल ये देखिए, बहुत आसान सवाल पूछ लिया उसने। कहता है कि सर्किट आइडेंटिफाई करिए कौन सा है। अब सर्किट के नाम दे रखे हैं भाई, इसमें एक स्टोरिंग एलिमेंट यूज हुआ है कैपेसिटर, और एक रेजिस्टेंस है। ये पैसिव एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें सर्किट एलपीएफ होगा या एचपीएफ होगा, मुद्दा यही है। एलपीएफ का मतलब लो पास फिल्टर, और एचपीएफ का मतलब हाई पास फिल्टर। तो ये चेक कैसे करें हम, सिंपल सा एक मेथड है, समझ लें उसे। जैसे हम फ्रीक्वेंसी, फिल्टर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर मैं बात करूं, जैसे किसी भी रेजिस्टेंस हो या इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, उसका एक रिएक्टेंस होता है। तो यहां पे कैपेसिटेंस यूज हुआ है, तो इसका जो रिएक्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं एक्स सी से, और इसे हम लिखना चाहें एक्सप्रेशन तो 2 पाई एफ सी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसी दिखाई दे रही है, डिनोमिनेटर में है। तो मान लीजिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पर 0 रख दूं तो एक्ससी की वैल्यू हमें इंफिनिटी मिलेगी, मतलब ओपन सर्किट कुल मिला के। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा ऐसे। मैं इसे थोड़ा ऊपर लेकर चलता हूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। यहां बना देते हैं ओपन सर्किट, मतलब कि ऐसा वी इन और ये वी आउट। तो देख रहे हो पूरा इनपुट आउटपुट वोल्टेज बराबर हो गया है, मतलब पूरा इनपुट सिग्नल आउटपुट पे पहुंच रहा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। तो क्या लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई इंपेडेंस है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। और अगर एफ की जगह पे आप इंफिनिटी रख दोगे, चेक कर रहे हैं हम कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है क्या, तो यहां पे एक्ससी की वैल्यू 0 आ जाएगी। किसी भी चीज के जो डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ जाए तो उसकी पूरी वैल्यू 0, आप जानते हैं। तो 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट सरकार ऐसे हो गया ना। तो अब आप इनपुट वोल्टेज कुछ भी दो, इनपुट वोल्टेज 100 दो, 200 दो, 10 दो, 0.2 दो, कुछ भी दो, आउटपुट चेंज नहीं होगा। मतलब कि इनपुट वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है आउटपुट को। तो कुल मिला के ये हम ये कह सकते हैं कि इनपुट सिग्नल पास ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिलक्टेंट है, मतलब कि पास नहीं होने दे रहा है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए पास होने देगा, ये पहली बात। तो लो पास फिल्टर तो है। अब ये वाला होगा आंसर या ये होगा, ये देखना है। एक स्टोरिंग एलिमेंट है अगर तो फर्स्ट ऑर्डर, एक स्टोरिंग एलिमेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, पहला ऑप्शन करेक्ट था। सिंपल बात है।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्रैक करते रहना है। मान लीजिए अगली बार आपसे हाई फ्रीक्वेंसी जो पूछ लिया, तब आप कैसे करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर अगर पूछ लिया तो देखो इसी में अगर आप इंटरचेंज कर दोगे ना एलिमेंट्स को, तो हाई पास फिल्टर बन जाता है। आरसी को आपने बस इंटरचेंज कर दिया, आर की जगह सी की जगह आर, वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आपको हाई पास फिल्टर मिल जाएगा। ये आरसी सर्किट से फिल्टर एलिमेंट बनाना था। मान लो एलसी सर्किट से बनाना रहा तो इसे चेक करेंगे घर में एक बार कि ये कौन सा फिल्टर है, आपको आराम से समझ में आएगा। बस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको 0 या इंफिनिटी रख देनी है। ठीक, यहां पे आप इन्हें चेक करेंगे कि ये एलपीएफ है या एचपीएफ है, इन दोनों सर्किट्स को। ये एलसी सर्किट्स हैं इसलिए, सॉरी आरएल सर्किट्स हैं इसलिए, थोड़ा ध्यान से देखें। आरएल सर्किट्स है, ये भी आरएल सर्किट है, तो थोड़ा ध्यान से इन्हें देखते रहेंगे। चलिए कोशिश करिएगा इन्हें घर में बनाने की। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि आखिर में आपको इस लेवल पर जाके पढ़ना है। आइए कुछ एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं कि आखिर कहानी क्या कहती है। अब देखो ना, ऐसे सवाल ही पूछ लेता है, कितना सिंपल प्रॉब्लम है। कहता है आरटीएच फाइंड आउट करो। अब आरटीएच फाइंड आउट करने का यह मतलब होता है कि आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है। ये शॉर्ट किया, ये शॉर्ट किया, और आरटीएच कहां फाइंड आउट करना है कहता है। तो दरअसल सवाल ये था कि आरटीएच ऐसे फाइंड आउट करना है। यहां ये लोड रेजिस्टेंस ऐसा मेंशन किया हुआ था, तो आपको इसको रिमूव कर देना है सबसे पहले। बाकी वोल्टेज सोर्स और शॉर्ट्स इसको हटा देना है, क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस है। आपको मेंशन करेगा लोड रेजिस्टेंस, वो मैंने मेंशन करना भूल गया था, मैं अभी किया। तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो कुल मिला के ये जो दो रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट आएगा 2.5, क्योंकि इक्वल है ना, हाफ हो जाएंगे। इसके साथ 5 सीरीज में है, तो ऑब्वियसली 7.5 इज द करेक्ट आंसर। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आया, पिछले बार के जेईई के पेपर का क्वेश्चन है 2018। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आराम से बनेगा। एक सवाल और देखिए कैसा पूछता है। अब ये सवाल कह रहा है कि भाई आपको आई निकालना है, यहां पे करंट की वैल्यू। ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से अप्रोच कर पाएं, थोड़ा माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं, तब जाके समझ में आएगा सवाल। यहां पे अगर मैं बात करूं तो चलो ऐसे सवालों के लिए हमें एक काम करना होता है कि भाई आपके पास, अच्छा इस एलिमेंट को थोड़ा ऐड करेंगे तो थोड़ा करेक्ट करते हैं सवाल को। यहां पे एक रेजिस्टेंस और है जो 1 ओम का है। तो यहां पे अगर इस तरह के सवाल हैं तो मुझे अगर कोई ब्रिज जैसा दिखाई दे कंस्ट्रक्शन, तो फिर मैं एक काम करूंगा कि उस पे नोड डिसाइड कर लेंगे हम। ये ए बी सी डी मैंने लिख लिया। अब देखना इसे कैसे आसानी से बन जाएगा सवाल। बस काम खत्म, इतने में ही तो काम है। अब इसे आप सर्किट को चेंज करके देखो। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, टर्मिनल आप बाहर रख लो। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल आपके पास है ए और बी, ए और डी। आपको इसका अगर निकालना है, आपके पास टर्मिनल है, आप निकाल लीजिए। वोल्टेज सोर्स जहां लगा रहे, कुल मिला के वोल्टेज सोर्स इसने जो दिया है ना, वो आपके लिए ये है कि वहां उस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है आपको। उस टर्मिनल, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें कि आई निकालना है आपको करंट, तो क्या होगा, ये ब्रिज सर्किट से डिसाइड होगा। जैसे मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, देखो ना, मैं कह रहा हूं कि भाई ये इस तरीके से बना। सर्किट में 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और 5वां रेजिस्टेंस ब्रिज के बीचों बीच कनेक्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए लिखता हूं और इसे डी लिखता हूं, तो क्या आप समझ पाएंगे? ये बी है और ये सी है, तो ये एक और ये 2। मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ी इसमें बातचीत नहीं है। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा, सर ये तो बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज में कभी भी मिडिल वाले इस एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं होता, मतलब करंट की वैल्यू 0 है। आंसर 0 है क्योंकि बैलेंस है। बैलेंस है मुझे कैसे पता चला? आमने सामने, मतलब अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो आप कहेंगे R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 ये बराबर है किसके? R2 इंटू R3 के, इसलिए बैलेंस ब्रिज है। बस बात खत्म हो गई यहां पे।
तो कुल मिला के यहाँ पे जो करंट है वो 0 आ गया। यही आंसर लेना था आपको। इस तरीके के सवाल भी बनते हैं जी। अब एक आखिरी सवाल के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बुलियन अलजेब्रा से कितना आसान सवाल पूछा था, देखो तो जरा। कहता है a प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। इसका आपको आंसर देना था। ये प्लस नहीं, दरअसल और है, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल हम ऐसा बोल दिया करते हैं। आपको बोलना भी नहीं है, नहीं तो आदत पड़ जाएगी आपकी। तो अगर मैं a इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं दरअसल। तो बुलियन अलजेब्रा का रूल है इस तरीके का, आप उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। चलिए देखें, यहां से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ए बी, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, फिर ये, फिर आप कहेंगे बी बार ए और बी बार ए, बी बार बी। तो बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से इसे ए लिखना पड़ेगा, ठीक बात है। बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से मुझे इसे 0 लिखना पड़ेगा, और बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से अगर मैं ए कॉमन लेकर यहां पे बी बार बी लिखता हूं तो ये कुल मिला के 1 होता है। तो ए और ये ए हो जाएगा कुल मिला के। तो इसे फिर से अगर देखोगे तो कुल मिला के आंसर ए है। तो हमारी मुलाकात आज की सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट थी कि किस तरीके से हम स्ट्रेटजी बनाएं, क्या पढ़ें, कहां तक पढ़ें, किस टॉपिक को किस लेवल तक लेकर चलें। उम्मीद है आज आपको एक दिशा मिल गई होगी अपनी स्टडी के लिए कि हमें कहां से शुरू करना है, जो कि वीडियो का उद्देश्य था। आप सब पढ़ाई पे लग जाएं, और उड़ान IAS एकेडमी के जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास, जो कि 6 अगस्त से शुरू होने वाली है। चलिए मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। कुछ नई वीडियो, कुछ नई जानकारी लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।